कहाँ हो गया था लास्ट? ठीक ठीक है, आज नया स्टार्ट करना था हम लोग को। सिलेबस है क्या? सिलेबस है किसी के पास? ठीक है, वातावरण का संरक्षण स्वस्थान है, बाह्य स्थान है। ठीक है, कल थोड़ा सा बताए थे कि वातावरण या पर्यावरण का हमें संरक्षण क्यों आवश्यक है। क्योंकि सबसे मेन है क्या, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना। पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के साथ साथ हमारे जितने अनुकूल दशाएं हैं उनको विद्यमान रखना, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर हमारे अनुकूल दशाएं हमारे विद्यमान नहीं रहेंगी तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, जैसे शुद्ध हवा नहीं मिले तो किसे प्रॉब्लम होगा? हमें ही है। तो इसका भी कहीं ना कहीं तो जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि जानवर तो उतना करते नहीं है, वनस्पति तो करते नहीं है, तो प्रत्यक्ष रूप से कौन है? मानव जिम्मेदार है। तो उस कारण से क्या हो जाएगा, पर्यावरण को संरक्षित रखना जरूरी है। अब पर्यावरण को संरक्षित हम लोग एक तो वनस्पति को भी रख सकते हैं, दूसरा जीव जंतु को। अजैव घटक को संरक्षित रखना अलग चीज है। अजैव घटक को आप कहीं संरक्षित के लिए इधर उधर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनमें जनन क्रिया नहीं होगी। सिर्फ उनका उपयोग हम कर सकते हैं, और चूंकि साफ रहे इसका हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि ठीक है, नदी में कचरा ना फेंके, ठीक है, मिट्टी को प्रदूषित ना करे, रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल ना करे, ज़्यादा धुएं वाले पदार्थों को ना जलाएं जिससे वायु प्रदूषण हो। ये सब कुछ कुछ हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे अब जैविक घटक के लिए। लेकिन जैविक घटक के लिए किया जा सकता है। अगर उन्हें जरा सा भी खतरा हो तो उनको एक जगह से दूसरा जगह ले जाया जा सकता है। जैसे बाढ़ आता है तो बाढ़ में देखते हैं रेस्क्यू किया जाता है। जहाँ जो एरिया डूब जाता है वहाँ के लोगों को वहाँ से हटा के दूसरे जगह तो बचाया गया उन लोग को। फिर भले बाढ़ खत्म हो जाए, जब उनका घर प्रॉपर जैसे था वैसे हो जाए तब वापस चले जाए, अलग बात है। लेकिन बचाने के लिए हम लोग क्या किए, एक जगह से दूसरा जगह किए। अभी अगर कहीं भूकंप आया वहाँ से दूसरा जगह किए। जैसे अभी रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, ठीक है, उसमें रेस्क्यू हुआ ना, सब यहाँ से हट के वहाँ गया, वहाँ से हट के वहाँ गया। तो यूक्रेन से लोगों को बाहर निकालने के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा ना, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन कावेरी कहाँ का था? इजराइल पक्का कि सूडान? सूडान था ना। ऑपरेशन अजय, आप लोग करंट अफेयर सब नहीं पढ़ रहे हैं? 2 दिन बाद एग्जाम है और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि तीन ही टॉपिक है उसमें ना, करंट, साइंस और रीजनिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। अगर 100 क्वेश्चन है तो हमको लगता है, उम्मीद है 30-30 क्वेश्चन तो कम से कम। अब बाकी तो कुछ भी हो सकता है, करंट हो सकता है 50 का 50 दे दे, कोई जान नहीं सकता है, पहली बार हो रहा है एग्जाम। तो खैर ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे यूक्रेन में हुआ तो जैसे भारत क्या किया, वहां रेस्क्यू किया, ऑपरेशन गंगा के जरिए क्या किया, वहां पे जो भी संकटग्रस्त लोग थे या जान जाने का खतरा था, वहां से भारतीय लोग को निकाला। और सिर्फ भारतीयों को ही नहीं, बहुत सारे देश को भी बचाया। जो जो देश के नहीं जा पा रहे थे उन लोग को भी रेस्क्यू कर दिया। तो ये क्या हुआ, अपना स्थान से उनको बचाने के लिए दूसरा स्थान लाया गया। तो ये हो गया बाह्य स्थान। अगर वहीं पे हम व्यवस्था कर देते कि नहीं, इन लोग यहीं रखेंगे, हम बंकर बना देते हैं, उसमें नहीं कोई दिक्कत है, तो वो स्वस्थान हो जाता। और कल भी हम एग्जाम्पल दिए थे कि अगर आपका व्यवस्था पढ़ने लिखने का आपका ही जिला में हो जाए, आपको बाहर ना जाना पड़े, तो ये क्या हो जाएगा, स्वस्थान है, कि आपको बाहर नहीं निकलना पड़ा। लेकिन जब आपका पढ़ने का व्यवस्था हम आपका जिला में नहीं करवा पाए तो आपको या तो रांची आना पड़ रहा है या दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, बाह्य स्थान। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट खाली याद रखिएगा तो हमेशा याद हो जाएगा। आपको आईएएस का तैयारी करना है, आप है मान लीजिए रांची के,
रांची में कोई व्यवस्था नहीं आई है इसका पढ़ाई का, आपको कहाँ जाना पड़ गया, दिल्ली। तो आप अपना जगह छोड़ के दिल्ली गए पढ़ने के लिए, तो ये क्या हो गया, बाह्य स्थान। लेकिन अगर रांची ही में आपका व्यवस्था हम कर देते कि नहीं, रांची ही में सबका व्यवस्था कर देते, तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ता, तो वो हो जाता स्वस्थान। ठीक है, तो बस यही अंतर है और कुछ नहीं। हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई का एग्जाम्पल दिया, वहां पर क्या होगा, संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए। इसीलिए तरह तरह के क्या बनते हैं, प्रजनन केंद्र बनते हैं, बॉटनिकल गार्डन बनते हैं, ठीक है, चिड़ियाघर बनते हैं, जू, जैसे बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है, वो सब बनते हैं। किस लिए, सबको संरक्षित करने के लिए। जैसे जू में अगर कोई जानवर है तो उनको देख रेख के लिए डॉक्टर अवेलेबल है, ठीक है, भोजन उनको मिल सकता है, पानी उनको मिल सकता है। अभी देखिए गर्मी पड़ता है तो उन लोगों के लिए कूलर का भी व्यवस्था हो जा रहा है ठंडा रहने के लिए, क्योंकि उनको संरक्षित करने के लिए लाया गया है। और हो सकता है प्राकृतिक रूप से दिक्कत, जैसे उत्तराखंड में अभी आग लग गया था जंगल में, वहां का जानवर को बचाना मुश्किल हो रहा है। कैसे बचेगा, क्योंकि एक बैग चारों तरफ आग लग गया, जानवर भले भाग रहा है इधर उधर, ठीक है, फिर कहीं पे उनको अगर संरक्षित किया जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है। लेकिन जब हम उनको जैविक उद्यान में ले आए तो सब कुछ मेरा देख रेख में हो रहा है, तो उस अनुसार हम काम कर सकते हैं। लेकिन बस कभी कभी यही हो जाता है कि उनका प्राकृतिक आवास छीनने से उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, यही खाली एक दिक्कत है। बाकी अब चूंकि बचाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ना पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं। यही है स्वस्थान और बाह्य स्थान, ठीक है, समझ में आया ना। खाली इसमें याद रखिए क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल से बहुत तगड़ा कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थाने के उदाहरण हैं, निम्नलिखित में से कौन बाह्य स्थाने के उदाहरण है, ये याद रखिएगा। उसी को अभी लिखवा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन था कहाँ। और आपको भी पता है संरक्षित करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। अगर उनको नहीं बचाया गया, उनको प्राकृतिक रूप से छोड़ दिया गया, तो फिर उनके लिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए उनको क्या किया जा रहा है, संरक्षित करने का उपाय किया जा रहा है, चाहे अपना ही एरिया में उसको संरक्षित कर दे या दूसरे जगह कर दे। अपने एरिया में संरक्षित करने का क्या अर्थ है कि मान लीजिए जंगल में रह रहे हैं तो जंगल को क्या कर दे, संरक्षित कर दे, आरक्षित कर दे, जिसमें मानवीय गतिविधि पे पूरी तरह रोक हो। तो शिकार का तो बातें नहीं होगा, मानवीय गतिविधि पर रोक होगा, वनस्पति नहीं कटेंगे, आवागमन नहीं होगा, तो बाहरी कारक उस पर कार्य नहीं करेगा, तो वो जैसे रहते थे वैसे रहेंगे। लेकिन अगर हम देख रहे कि वहां हम उनको नहीं रख पाएंगे, तब फिर हमको दूसरा जगह लाने का जरूरत पड़ जाता है। जैसे अभी देखिए गिद्ध मर रहे हैं ना, क्योंकि जानवर में पेन किलर का दवाई जा रहा है, शायद डिफ्लॉक्सिन करके शायद दवा है, वो खा रहे हैं, जो अब खा लिए, ठीक है, खा के जब उनका डेथ हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, गिद्ध खा रहे हैं। तो वो दवा क्या कर रहा है गिद्ध में, मतलब उनको, उनके लिए मतलब अनुकूल नहीं है, वो उनके लिए जहर का काम कर दे रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, गिद्ध मरते जा रहे हैं। अब देखिए अगर गिद्ध को ऐसा ही प्राकृतिक रूप से छोड़ दिया गया, तो आप तो जानवरों को दवाई देना तो बंद होगा नहीं, दवाई तो देंगे ही, गिद्ध फिर उसी को खाएंगे, तो गिद्ध ऑटोमेटिक क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए गिद्ध को गिद्ध प्रजनन केंद्र बनाया गया कि उन्हें संरक्षित किया जाए। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र होता है, ठीक है, बहुत सारा जो जानवर का लुप्त होने का कगार होता है, उनको कोशिश किया जाता है कि उन्हीं के एरिया में कंट्रोल कर दे, नहीं तो नहीं हो रहा तो फिर दूसरा जगह ला। इसीलिए एक सारा परियोजना चला, बाघ परियोजना उसी के तहत चला। लेकिन बाघ परियोजना में क्या कर दिया गया कि उनका प्राकृतिक आवासी को क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान में तब्दील कर दिया गया। वहीं पे आप जाइए देख लीजिए। हाँ, अब राष्ट्रीय उद्यान में किया गया, लेकिन एक चीज हुआ कि उसके साथ साथ और क्या कर दिया गया, वहां पर्यटन की सुविधा दी गई ना, आप चाहे तो घूम सकते हैं। आप वीडियो भी देखते होंगे कि कांच वाला बस रहता है, उसे सबको ले जा रहा है, कभी कभी शेर आके पंजा मार रहा है बस में, देखे होंगे बहुत बार। फिर गुजरात में जो गिर है, गिर में रोड पे आ जा रहे हैं सब शेर, तो क्योंकि स्वतंत्रता है तो अपना घूम फिर रहे हैं जैसे भी है। तो ये सब है कुछ कारक जिनके कारण हम प्रकृति को बचा सकते हैं। जैसे कुछ और पौधे होते हैं जिनका जीवन अगर प्राकृतिक रूप से छोड़ दिया है तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर देख लीजिए इतना ज्यादा पानी का दोहन हो रहा है तो क्या हो रहा है, पानी का स्रोत नीचे जा रहा है, छोटे पेड़ पौधे तो पानी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है सूखते जाएंगे। और अगर सूखते गए तो हो सकता है वो लुप्त होने के कगार पे हो जाए। तो उनको बचाने के लिए देखिए सीड बैंक, बीज घर या सीड बीज बैंक का नाम से खुलता है, जहां हर तरह का आपको बीज मिल जाएगा।
जिसको संरक्षित रखा जा सकता है। फिर आप देखिएगा और कि बहुत बार पेड़ों के किनारे कोई कोई बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ को नहीं काटा जाता है, उस पर लाल और व्हाइट पेंट कर दिया जाता है, और सब पेड़ कट जाएगा, वो पेड़ नहीं कटेगा क्योंकि बहुत मुश्किल से वो सब मिलता है। जैसे एक आप यहाँ पे देखिएगा, ये मेकॉन देखे हैं, मेकॉन से थोड़ा आगे बढ़िएगा, डोरंडा कॉलेज के रास्ते में एक पेड़ है ना, शायद कल्पतरू की क्या नाम है उसका, उसको नहीं काटा गया क्योंकि बहुत कम है, अगर काट दिया जाएगा तो फिर मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए संरक्षित करना जरूरी है। बाकी ठीक है, जो बहुत ज़्यादा प्रजाति उनको किया जा सकता है, लेकिन जो नहीं है कम से कम उनको बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए सीड बैंक, बीज बैंक की व्यवस्था की गई कि अगर कोई पेड़ पौधा लुप्त हो रहा है तो उनको बचाया जा सके, उनके लिए कार्य होता है, जीव जंतु को बचाने के लिए कार्य होता है। तो सब तरह का व्यवस्था किया गया क्योंकि सबको पता है अगर मानव का गतिविधि ऐसा ही रहा तो फिर दिक्कत होगा। अब जैसे मान लीजिए जंगल है, जंगल में हमको मिल गया क्या, कोई खनन का काम, मतलब खनिज मिल गया, तो पब्लिक तो तुरंत खनन करेगा, खनन किया तो वहाँ का आसपास का इलाका तो खत्म होते जाएगा ना, वहाँ के जीव जंतु पेड़ पौधे प्रभावित हो गए। अब वहाँ के लिए हम अगर कोई लुप्त होता वनस्पति या जीव जंतु तो उनको बचाने के लिए हमको कार्य करना होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं होगा, तो ये दिक्कत हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए वहाँ से नदी बह रही है और हमको लगा नहीं हमको यहीं पे डैम बनाना है, तो हम डैम बनाएंगे तो क्या होगा, उस एरिया में पूरा पानी भर गया, जीव जंतु वहाँ भागना होगा उनको, या खुद सरकार को क्या करना होगा, एक एक को पकड़ के हटाना होगा कि नहीं यहाँ पानी भरेगा, पेड़ पौधे क्या होंगे, जलमग्न हो जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो गया। तो इसीलिए मानवीय गतिविधि के कारण ही ये सब कारण होना पड़ा है। तो आप प्राकृतिक रूप से छोड़ दीजिए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपदा नहीं आना चाहिए। आपदा यानी प्राकृतिक आपदा, भूकंप, ज्वालामुखी, तब तो कोई नहीं बचा सकता, वो तो हम लोग भी नहीं बचा सकते। अब जू में नहीं आ सकता भूकंप, आ ही सकता है। दूसरा, कोई महामारी नहीं फैलनी चाहिए, ठीक है, जैसे लंपी वायरस फैला था तो वो महामारी फैला, तो ठीक है, अब वो कैसे हुआ नहीं हुआ तो नहीं बता सकते, लेकिन उसका रोकथाम हमको करना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना प्राकृतिक रूप से ही बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ ही कुछ बस है, देखिए बर्ड फ्लू में हम लोग बचा पाते हैं पक्षी को, और आप लोग सिर्फ ये मत समझे कि सिर्फ मुर्गा में होता है, हर पक्षी में होता है। बहुत बार देखिएगा जब बर्ड फ्लू बहुत शानदार चलेगा ना, रोड के किनारे आपको कबूतर गिरा हुआ मिल जाएगा। अब देखिएगा सब बर्ड फ्लू का है क्योंकि वायरस से फैला, एक से दूसरा में गया, दूसरा तीसरा में गया, तो फैलते जा रहा है। हम खुद देखे थे, रात रोड चौक में एक बार खड़े थे, एक बैग एक कबूतर नीचे गिर गया, तो हम भी नहीं समझे, फिर हमको याद आया अरे अभी बर्ड फ्लू चल रहा, तुरंत उसका मर गया वहां पे। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज है, तो उसको बचाया ना मुश्किल है। लेकिन मानवीय गतिविधि, चूंकि पहले ही बोले कि अभी प्रकृति को पे पूरा नियंत्रण तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत समझ किसके पास है, मानव पास है। इसलिए मानव ही चाहे तो सबको संरक्षित कर सकता है, और नहीं चाहे तो किसी को संरक्षित नहीं करेगा। कोरोना में देख लीजिए, संरक्षित हो पाया था कोई, कितना जबरदस्त हो गया था। लेकिन ठीक है, धीरे 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 कुछ दिन बाद चीजें कुछ कुछ सामान्य हुई, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, चलिए जो है उसी में है, अब उसी को खाली लिखना है। देखिए ये बड़ा क्वेश्चन में हमको उम्मीद कम है कि आएगा 32 नंबर में, और अगर आ गया तो फिर लिख देना होगा सबको, और नहीं आया तो छोटा ही में आने का चांसेस है। और कल रिजल्ट देख लिए, किसका सरकार बन रहा है, हैं? एनडीए तो बहुमत में है, बीजेपी बहुमत में नहीं। बीजेपी 30 सीट पीछे रह गया, 30 सीट आ जाता तो उसका फिर से बहुमत। चंद्रबाबू नायडू, देखिए ऐसे भी एनडीए लगभग 293 है, उन लोग दोनों भी अगर मिल जाएगा तो उन लोग 16 12 28, 30 को घटा दीजिए तो 262 होता है, ठीक। 262 अभी एनडीए पास प्रॉपर है, और 10 अगर अदर से भी ले लेगा तो भी बन जाएगा सरकार। लेकिन हाँ, अब चूंकि उन लोग एनडीए का पार्ट है तो होगा ही। खाली 30 सीट नहीं रह गया ना, तो फिर से बीजेपी खुद बहुमत में था। कितना चाहिए सरकार बनाने के लिए? 272। और लोकसभा में अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? अधिकतम संख्या
अभी मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है लोकसभा में? 552, 552, लेकिन वर्तमान में कितना है? 543। ठीक है, उसी में 2 एंग्लो इंडियन को डाला जाता था तो 545 होता था, लेकिन अब एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट हट गया। संविधान संशोधन याद है? कौन सा संविधान संशोधन से हुआ है? 2020 में हुआ है, मतलब लागू हो गया है। शायद 101 है या 104, हमको याद नहीं आ रहा है, उसी से हटा है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? वाह, 368 तो संशोधन की प्रक्रिया दिखाया। हम बोल रहे हैं एंग्लो इंडियन जो हटा है, तो कौन सा संविधान में संशोधन किया गया? एंग्लो इंडियन का व्यवस्था था संविधान में कि नहीं था? था। कौन सा अनुच्छेद में था? 331, 332, 333, यही था आरक्षण का लेके। उसी में संशोधन किया गया है। उसी में संशोधन करके लोकसभा से भी एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। और कहां से? विधानसभा से। जैसे झारखंड में भी एक विधानसभा में एंग्लो इंडियन रहते थे, तो लेकिन अभी वर्तमान में वो हैं सरकार में। ठीक है, याद रखिएगा, अभी सरकार में हैं। क्यों है? क्योंकि 26 जनवरी 2020 से लागू होना था एंग्लो इंडियन वाला व्यवस्था, और उससे पहले ही सरकार गठन हो चुका था हेमंत सोरेन, तो इसलिए उस समय तक शपथ हो चुका था। इसलिए इस बार है हाँ, लेकिन नवंबर में जो चुनाव होगा तब नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए। 252 सीट जो है, 272 सीट जो ले आएगा वो सरकार बना लेगा। तो चांसेस तो दोनों का है, लेकिन अगर इंडिया बनाएगा तो स्थिति बहुत खराब। इतना पार्टी है, किसको पीएम बनाएगा? सबसे पहले तो ये दिक्कत। दूसरा, मंत्रिमंडल के लिए मार होगा कि हमको चाहिए गृह मंत्रालय, हमको चाहिए वित्त मंत्रालय। ठीक। दूसरा है, कब तक चलेगा कोई बता नहीं सकता, कोई इससे नाराज, कोई उससे नाराज, बहुत दिक्कत है। गठबंधन का सरकार में यही बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सरकार क्या हो जाता है? कमजोर। क्योंकि किसी को कोई नीति नहीं पसंद आया तो समर्थन खींच लेगा, तो दिक्कत है। तो यही खाली दिक्कत है, लेकिन फिर भी नो डाउट मोदी जी गजब का कर दिए। तीसरा बार कमबैक करना भारत में बहुत मुश्किल था, लेकिन कर दिया। जितना इंडिया गठबंधन नहीं ला सका, उससे ज़्यादा ही अकेले वो लाए हैं बीजेपी को। 242 है ना, और इंडिया गठबंधन 233। अकेले उतना है, उतना पूरा मिल के बराबर नहीं कर पा रहा। लेकिन 30 रह गया, इसी से कमजोर सरकार बनने से यही खाली दिक्कत हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा दबाव हो जाता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साथ बहुत दबाव था, क्योंकि बहुत पार्टी का समर्थन लेना पड़ेगा था। और उसी में सोचिए, परमाणु परीक्षण कर दिए तब भी उनका सरकार गिर गया। सोचिए, देश के लिए रक्षा का काम किया, लेकिन फिर भी सरकार गिर गया। अपना ही आदमी गिरवा दिया। क्या कीजिएगा? यही होता गठबंधन का सरकार। इसीलिए गठबंधन का सरकार नहीं होना चाहिए। हो तो परफेक्टली मेजोरिटी से हो जाना तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, और राज्यसभा में कितना सीट है? राज्यसभा, ये तो विधानसभा हो गया ना। $250 मैक्सिमम। अभी है कितना? 245 ना। 233 पे सेलेक्ट है, और 12 ठो कौन करते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 4 क्षेत्र से। 4 क्षेत्र कौन कौन? क्या? हाँ, कला, खेल कले में आ गया। कला, साहित्य, समाज सेवा और खेल कले में आ गया। सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था, सब कला ही में था। खेल अलग से कहीं नहीं है। खेल है, साहित्य है, समाज सेवा है, शायद एक विज्ञान है। हाँ, विज्ञान। 4, यही 4 से जो लगता है राष्ट्रपति को कि ये है, तो उनको बनाया जा सकता है। राज्यसभा में सांसद बनने की उम्र, न्यूनतम उम्र 30, लोकसभा में 25, और ये पार्षद बनने के लिए, मुखिया बनने के लिए 21। अरे 4 दिन बाद एग्जाम है जी। है? बेसिक तो कम से कम याद रखिए।
और वो भी छोटा मोटा एग्जाम नहीं ना है, ये भी अफसर बनाएगा, गजेटेड अफसर का 5400 ग्रेड पे है। जो जो चुके हैं जेपीएससी को उनके लिए मौका है उनके समकक्ष आने का। थोड़ा ये सब बेसिक बेसिक चीज ध्यान रखिए। अच्छा, बिना चुनाव लड़े कोई बन सकता है प्रधानमंत्री? एकदम बन सकता है, लेकिन 6 महीना में उसको या तो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे ना 10 साल, आज तक चुनाव नहीं लड़े, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री बन गए। कहाँ से जाते थे वो? राज्यसभा। तो राज्यसभा से भी बनाया जा सकता है। जैसे हम लोग का ये क्या बोलते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर राज्यसभा से थे, अश्विन वैष्णव राज्यसभा से थे, रेलवे मिनिस्टर, ठीक है। बाकी इन लोग जीते हुए थे। तो ऐसा ऐसा बहुत जन है जो राज्यसभा से भी जाते हैं और लोकसभा से, दोनों से मिलके मंत्रिमंडल का गठन होता है। लेकिन सरकार दोनों से नहीं बनेगा। सरकार किससे बनेगा? सिर्फ लोकसभा में बहुमत से। लोकसभा में बहुमत होगा तो ही सरकार बना पाएंगे, लेकिन मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों से बन सकता है, क्योंकि दोनों सरकार का अंग हो जाएगा। लेकिन सरकार बनाने के लिए आपको बहुमत चाहिए किसमें? लोकसभा। और लोकसभा में कितना बहुमत है? 272, 272। लिखिएगा, वातावरण संरक्षण, डैश देके, वातावरण मनुष्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वातावरण मनुष्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। वातावरण, फुल स्टॉप के बाद वातावरण जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण कारक है। वातावरण जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण कारक है। महत्वपूर्ण कारक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु किसी खासी परिस्थिति में होंगे, तो उनके लिए उनका वातावरण होना चाहिए। जैसे हम पहले ही बताए थे, चाय का पत्ती हम लोग यहाँ पे नहीं उगा सकते, उगा भी सकते तो बहुत कम, लेकिन वहाँ पे असम में क्या है, वैसा वातावरण उनको मिल जाता है, जिसके कारण वहाँ आसानी से खेती की जा सकती है। ठीक है, इसीलिए वातावरण जैव विविधता के लिए एक क्या लिखे, महत्वपूर्ण कारक है। वातावरण का संरक्षण वातावरण का संरक्षण जैव विविधता, वातावरण का संरक्षण जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अच्छा वातावरण समझ रहे ना क्या बोलते हैं, आसपास का परिवेश वही वातावरण है। और ये दो तरह से होता है, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ भी एक वातावरण बना, यहाँ ठीक है, यहाँ प्राकृतिक रूप से तो कुछ नहीं है,
ठीक है, हवा है वो हम नहीं बोल रहे, लेकिन यहाँ जो डिसाइड किया गया रूटीन, टाइम, ये वो क्या है, मानव निर्मित। अगर यहाँ का वातावरण खराब हो, यानी वर्क कल्चर खराब हो, तो क्या होगा, आपको हो सकता मन नहीं लगे। तो ये मानव निर्मित वातावरण खराब हो गया, जैसे बोलते हैं ना उस ऑफिस का वर्क कल्चर बहुत खराब है, वहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो सब कारण यही है। और प्राकृतिक, तो प्राकृतिक रूप से वो तो हर जगह रहेगा। इसमें भी सेम बात है, वातावरण जो अजैविक तत्व हमें प्रभावित करते हैं हमारे आसपास के परिवेश में, वही वातावरण, इसी बोल रहे थे वातावरण यहाँ का शुद्ध है, मतलब प्रदूषण दूर है, प्रदूषण नहीं है। यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, प्रदूषण हो सकता है, तो बहुत सारा कारक है। तो वातावरण याद रखिएगा, आसपास का परिवेश वातावरण का श्रेणी में आएगा। ठीक है, फुल स्टॉप दे के आगे लिख लीजिए। जैव विविधता मनुष्य के लिए व्यापक महत्व रखती है। जैव विविधता मनुष्य के लिए व्यापक महत्व रखती है। जैव विविधता मनुष्य के लिए व्यापक महत्व रखती है। क्योंकि देखिए एक चीज समझ लीजिए, मनुष्य के लिए तो जरूरी है, दूसरे जीव जंतु के लिए भी जरूरी है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, खाद्य जाल, श्रृंखला नहीं जाल, तो उसमें क्या बताए थे, अगर एक को अपना भोजन नहीं मिला तो वो दूसरा को खा सकता है। तो कब यह संभव होगा, जब जैव विविधता होगा तब ना, जब सब तरह के जीव हमको मिलेंगे तब ना। मान लीजिए एक ही जीव मिल रहा है तो उसी को खाएगा, और अगर उसका संरक्षण नहीं हुआ तो एक समय बाद वो भी जीव खत्म हो जाएगा, तो जो खाने वाला जीव है वो भी खत्म हो जाएगा, तो फिर जैव विविधता हुआ नहीं। अभी जैव विविधता तब ना हम लोग सब्जी का इतना वैरायटी खा पा रहे हैं, अगर नहीं रहता तो सिर्फ एक सब्जी खा पाते, होता ना। तो वही कारण है, जैव विविधता मनुष्य के लिए बहुत व्यापक महत्व रखता है। और दूसरा देखिए, सब जानवर अपना बचाव खुद कर सकता है, लेकिन हर परिस्थिति में संभव हो जाए ये नहीं होगा। जैसे अगर किसी हिरन को बाघ खाने जाता है तो हिरन अपना बचाव करता है, भागता है कि नहीं, जब तक वो भाग सकता है भागता है, बचता है, बहुत बार बच भी जाता है, लेकिन बहुत बार नहीं भी बच सकता है। ठीक है, वो प्राकृतिक रूप से बना हुआ, वो हम लोग नहीं कर सकते, वो खाद्य श्रृंखला का पार्ट है। ठीक है, वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखिए, आप पक्षी को ले लीजिए, अगर घर में कबूतर का होगा वो घोंसला, तो उसमें देखिएगा अगर उसको खतरा महसूस होता तो वो जगह को छोड़ देता है। पक्षी को पेड़ में भी देख लीजिए, जिसको खतरा महसूस होगा वो छोड़ देगा, छोड़ता है ना, और दूसरा जगह बनाता है, क्योंकि उसको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं खतरा, तो वो दूसरा जगह बना लेगा। लेकिन अगर वो लुप्त हो रहा है तो उसका वो उपाय नहीं कर पाएगा, वो उपाय उसके लिए बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ अपना घर, अपने परिवार को बचाने के लिए कोशिश एकदम कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मानव ही वह कारक है जो क्या कर सकता है, खुद को संरक्षित रखने के साथ साथ दूसरा को भी संरक्षित रख सकता है। जैसे अगर जानवर में कोई बीमारी हो गया तो ठीक है, अगर उनके पास प्राकृतिक रूप से है तो वो ठीक हो जाएंगे, या अगर नहीं है तो देखिए जैसे कोई जानवर क्या करते हैं, चोट लगा तो मिट्टी में अपने आप को ऐसे कर लेते हैं, फिर जीभ से अपना चाटते लगते हैं, तो उनमें एंजाइम जो भी पाया जाता है उसे ठीक होने लगते हैं होते। लेकिन कुछ ऐसा बीमारी हो, जैसे लंपी वायरस, आप देख लीजिए, देखे थे लंपी वायरस से कोई केस देखे थे, हुआ क्या था, अगर गाय में हुआ ना तो गाय चलते चलते गिर जा रहा, और गिर के ऐसा हो रहा सिर्फ सांस ले पा रहा और कुछ नहीं कर पा रहा, मतलब एकदम असहाय टाइप से हो गया। तो वो इतना जबरदस्त वायरस था। तो उस वायरस का अगर प्रकोप हो गया तो वो अपने आप संरक्षित हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, वो करते करते सब खत्म हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो उसको संरक्षित करने का किसके पास ताकत है, एक तो प्रकृति के पास ताकत है कि स्वयं ऐसा व्यवस्था हो जाए कि सब ठीक हो जाए, यही ना जिसको भगवान भी बोल सकते हैं, एक यही है। दूसरा अभी फिलहाल मानव जो क्या कर सकता है, टीकाकरण कर सकता है, दवाई दे सकता है कि ठीक हो जाए, यही कर सकता है। अब देखिए एक्सीडेंट होता है बहुत सारा जानवर का, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, बहुत सारा का फेस तरफ आड़ा उड़ जाता होता है ना, देखे ही होंगे। और आजकल तो वीडियो बहुत आता है, तो गाड़ी तो मार के चल गया, उसका पैर टूट गया, अब वो अपने से ठीक होगा, बहुत मुश्किल। तो उसको संरक्षित करना, उसको ठीक करना किसका हाथ में, मानव चाहे तो कर सकता है। तो
इसीलिए मानव पर ही दायित्व है कि वो क्या कर सकता है, प्रकृति को बचा सकता है, क्योंकि जानवर पेड़ नहीं लगा पाएंगे। हाँ, जानवर क्या कर सकते हैं, एक बीज को दूसरे जगह जरूर पहुंचा सकते हैं, ये है ताकत। आप देखिए बहुत सारे तितली जो परागन विधि सब पढ़े, कुछ कुछ करते हैं ना, एक पौधा का दूसरा जगह ला दिए तो वहां पौधा हो गया। सेम चीज जानवर का, जानवर अगर किसी चीज को खाएं, फल का बीज वहां छोड़ दिए, वहां पौधा उग सकता है। दूसरा कहीं वो चले, अगर उसमें बीज उनका पैर में लगा, वो दूसरा जगह जा सकता है, हो सकता है। किसी पौधा को तोड़ के यहां से वहां कर सकते हैं, तो ये संभव है। लेकिन अगर व्यापक तौर पे अगर बोला जाए, व्यापक तौर पे कि क्या करना है, वन रोपण करना है, तो वो किसका हाथ में है, सिर्फ और सिर्फ मानव, क्योंकि मानव के अलावा नहीं कर पाएगा कोई। अगर जीव जंतु के द्वारा अगर पेड़ पौधा उग भी गया ना, और वहां जल की समस्या है, तो वो कितना दिन सरवाइव करेगा, नहीं रहेगा। इसके लिए मानव को ही करना पड़ेगा। इसलिए दायित्व तो मानव पे बनता है, क्योंकि मानव अब बहुत कुछ चीजों को समझा है, लेकिन फिर भी प्रकृति का सिर्फ 5% हमको लगता है समझा होगा, उससे ज्यादा नहीं समझा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी चाहे तो कर सकता है, इसलिए मानव पे सबसे बड़ा दायित्व है। इसीलिए स्वस्थान और बाह्य स्थान अपने से नहीं होगा, ये करेगा कौन, मानव ही को करना पड़ेगा। मानव नहीं करेगा तो हर चीज को खतरा हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हम हिरन प्रजनन केंद्र बनाए, तो हमको हिरन को बचाना है। अगर हम वहां पे छोड़ देंगे शेर को, बाघ को, हिरन बचेगा, नहीं बचेगा। हाँ, प्राकृतिक आवास में तो चलिए उसको पता है, लेकिन अगर हम इतना ही एरिया में हिरन प्रजनन केंद्र बनाए, पेड़ पौधा उगा दिए, सब कर दिए, और वहां पर शेर और बाघ को छोड़ देंगे, तो जगह तो इतने, हिरन भागेगा कहाँ, तो शेर खाते जाएगा, ठीक है। सप्ताह में एक ही खाएगा, 10 सप्ताह में 10 वो खत्म, तो धीरे धीरे तो लुप्त हो गया ना। तो हम जिसको बचाने के लाए थे वो तो बचा नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे क्या है, जंगल बड़ा इलाका है। हम उस दिन बताए थे एक शेर का अपना इलाका है, फिर दूसरा शेर का इलाका हो जाता है, दोनों आपस में कभी नहीं टकराएगा। और दूसरा, हिरन पास बहुत मौका, इधर से भागे उधर से भागे, बहुत चीज है, तो बच सकता है, लेकिन हमेशा बच जाए जरूरी नहीं है। लेकिन जहां हम संरक्षित कर रहे हैं वहां ही वो व्यवस्था नहीं रखे तो दिक्कत हो जाएगा ना। अब हम गिद्ध प्रजनन केंद्र खोले हैं, और वही मरा हुआ जानवर जिसको हम खिलाए थे, वही पेन किलर, उसी को खिला रहे तो मरेगा ही ना, सीधा सा बात है। यहाँ पे वो मृग बिरसा मृग विहार है ना, कहाँ पे है, कालामाटी, रांची में, खूटी वाला रास्ता में, तो वहां पर भी है। तो बहुत सारा ऐसा खोला ही गया है जिसके लिए कर सकते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। हमारे केंद्रीय मंत्री भी हार गए ना खुट्टी से, अर्जुन मुंडा, कौन मंत्री थे, जनजातीय कल्याण मंत्री थे, वो भी हार गए, और भी बहुत जन हारे हैं। झारखंड से 2-3 मिनिस्टर थे, चलिए ठीक है, अब जितना जल्दी एग्जाम हो जाए उतना अच्छा, नहीं तो नया मंत्रिमंडल आएगा तो फिर आपको याद करना होगा। और दूसरा एक और चीज, झारखंड में जितना जल्दी एग्जाम हो जाए अच्छा है, क्योंकि ओलंपिक होने वाला है, वर्ल्ड कप T20 होने वाला है, तो फिर आपको नया करंट अफेयर्स याद करना होगा। ओलंपिक में बहुत ज़्यादा हो जाता है, गोल्ड मेडल कौन जीता, सिल्वर मेडल कौन जीता, भारत में पहला कौन जीता, भारत में मसाल वाहक कौन था, भारत का कैप्टन किसको बनाया गया था, कौन देश टॉप पे रहा, कौन देश नहीं रहा, कितना देश भाग लिया, बहुत चीज़ है, कहाँ हुआ, नेक्स्ट कहाँ होगा, फिर शुभंकर क्या था, ये क्या था, बहुत चीज़ हो जाता है। तो जितना जल्दी जल्दी हो जाए तो थोड़ा सा करंट अफेयर से बच जाएगा, पुराने वाला में काम चल जाएगा। उसी तरह फिर जनगणना भी होने वाला, कभी भी हो जाए, होगा ना। तो अभी 2011 वाला याद है तो चल जा रहा काम, नया होगा तो फिर नया डाटा याद करना होगा। इसीलिए जितना जल्दी एग्जाम हो जाए ज़्यादा अच्छा हो जाए। और ये कल्पना सोरेन जीत गई है ना गांडे उपचुनाव, चलिए बढ़िया। तो इसीलिए कारण है कि मानव ही सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मानव के अलावा किसी के पास नहीं है। और दूसरा है कि क्या बोल रहे थे, हाँ, अभी सरकार पे तो झारखंड में तो कोई फर्क नहीं है, नवंबर में चुनाव है, 6 महीना बचा है, उम्मीद है कि एग्जाम हो जाए सब और स्पीडली हो। और अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब शायद सब पे काम होने लगेगा, कि आचार संहिता के चलते हो सकता है पोस्टिंग वोस्टिंग रुका हुआ हो, अब तो क्लियर हो गया, तो अब हो सकता है तो जल्दी हो जाए। हो सकता है मैडम भी मंत्रिमंडल में शामिल हो, चीफ मिनिस्टर हो जाए, चांसेस है कि नहीं, है ना चांसेस।
तो कुछ भी हो सकता है या नहीं हो, तो ऐसा ही चलते रहेगा। फिर नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा, तब देखा जाएगा। तो इसीलिए लिखे जैव विविधता मनुष्य के लिए व्यापक महत्व रखती है, क्योंकि मनुष्य के लिए ही सारा कुछ है। ठीक है, मनुष्य जरूरी है, लेकिन बहुत सारा ऐसा जीव जंतु अगर वो नहीं भी रहेगा तब भी मनुष्य रह लेगा, लेकिन सब रहे तो ज्यादा अच्छा है, सब काम होते रहेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। जैव विविधता मनुष्य के लिए व्यापक महत्व रखती है, अतः इसका संरक्षण अति आवश्यक है। अतः इसका संरक्षण अति आवश्यक है। अतः इसका संरक्षण अति आवश्यक है। जैव विविधता के संरक्षण की संरक्षण की मुख्य रूप से दो विधियां प्रचलित हैं। जैव विविधता के संरक्षण की मुख्य रूप से दो विधियां प्रचलित है। मुख्य रूप से दो विधियां प्रचलित है। मुख्य रूप से दो विधियां प्रचलित हैं। डैश देके पहला नंबर, जैव विविधता के संरक्षण की मुख्य रूप से दो विधियां प्रचलित हैं। डैश देके पहला नंबर, प्राकृतिक आवासों में संरक्षण। प्राकृतिक आवासों में संरक्षण, उसी को बोलेंगे स्वस्थाने। स्वस्थाने संरक्षण। प्राकृतिक आवास में संरक्षण लिखे, अथवा करके लिख लीजिएगा स्वस्थाने संरक्षण, इन सीटू। इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, स्वस्थाने। और देखिएगा इंटरव्यू इस समय सबसे बहुत सवाल पूछ देता है बहुत बार, स्वस्थाने से क्या समझते हैं, बाह्य स्थाने से क्या समझते हैं। बाह्य स्थाने को ही पर स्थान भी बोलते हैं, कि दूसरा जगह ले जाना। इसका उदाहरण पूछ देगा कि ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है, तो क्या है। ठीक है, स्वस्थाने। और दूसरा लिखिए, दूसरा प्राकृतिक आवासों के बाहर संरक्षण। प्राकृतिक आवासों के बाहर संरक्षण। प्राकृतिक आवासों के बाहर संरक्षण। प्राकृतिक आवासों के बाहर संरक्षण, जिसको बाह्य स्थानीय संरक्षण बोलेंगे। इसको बोलते हैं एक्स सीटू। ठीक है, प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण, यानी उसको प्राकृतिक आवास में नहीं देके क्या किए, बाहर संरक्षित किए। जैसे समझ लीजिए हमको आपको भोजन देना है, तो एक तो हम घर में दे सकते हैं भोजन, और आपको घर में भोजन नहीं देके क्या किया, हम बाहर आपको होटल में बुलाए, तो क्या हो गया, बाह्य स्थाने। और अगर घर में भोजन दे देंगे तो स्वस्थाने। ठीक है, यानी आप घर में खुद बैठ के खाना खा रहे हैं स्वस्थाने, बाहर जाके खाना पड़ रहा तो बाह्य स्थान। वही चीज है कि अगर प्राकृतिक आवास में हम संरक्षण दे दिए तो स्वस्थाने। और प्राकृतिक आवास मतलब जैसे जंगल में जीव जंतु है, पेड़ पौधा, उनको वहीं पे संरक्षित कर दिए। यानी संरक्षित करने का मतलब क्या, उनके लिए जो जो प्रतिकूल अवस्थाएं थी उनको हटा दिए। जैसे जल की कमी हो रही थी तो हम जल को वहां ला दिए। ठीक, शिकार हो रहा था, शिकार को रोक दिए। पेड़ पौधा कट रहा था, पेड़ पौधा कटना को रोक दिए। अगर वहां पे कोई आपदा हो रही थी, बीमारी हो रही थी, उसको बचा दिए उसी के जगह पे, तो वो क्या हो गया, प्राकृतिक आवास में संरक्षण। उसी तरह तालाब भी प्राकृतिक आवास है मछली का, झील है, समुद्र है, इस पे हम क्या करें, कचरा ना फेंके, प्रदूषित ना करें, तालाबों में अतिक्रमण ना करें,
क्योंकि आप देखिएगा बहुत सारा आपके घर उतर अभी तालाब होगा, आज वो तालाब ही नहीं दिखता, पैक हो गया, हो सकता है उसमें बिल्डिंगों बन गया, होता है। या पहले तालाब का दायरा बहुत बड़ा था, धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा था, हम आवास भी तो छोटा कर रहे हैं। तो अगर वो गतिविधि को हम रोक दे, अतिक्रमण ना होने दे, कचरा ना होने दे, प्रदूषित ना होने दे, तो क्या हो जाएगा, स्वस्थान है, क्योंकि हम तालाब ही को संरक्षित कर दिए। अभी आप देखिएगा बहुत बार आपको पेपर में रांची झील यानी बड़ा तालाब का ही मिलेगा कि मछली मरने लगी, कारण गंदगी होने लगा या जगह कम पड़ने लगा, आपस में टकराव होने लगा, बहुत चीज है। तो अब दवाई डालिए, साफ सफाई कीजिए, तब ना बचेगा। तो ये उसी में हो गया। लेकिन जब हम देखें कि ये तालाब को अब ठीक किया ही नहीं जा सकता, यानी ये तालाब अब साफ हो ही नहीं सकता, इतना ही बड़ा रह पाएगा, इसका पूरा पानी चेंज करना होगा, ये बहुत हेडेक है। तो क्या करेंगे, सारे मछली को कंटेनर में लेके किसी दूसरे तालाब में शिफ्ट कर देंगे या एक्वेरियम में शिफ्ट कर देंगे। तो बाहर हम उसका घर छोड़वा के कहाँ ले आए, दूसरा जगह, तो वो क्या हो जाएगा, बाह्य स्थान। यहाँ पे हम उसको संरक्षित कर दिए, बस यही चीज है। और बाह्य स्थान आपके लिए भी हो सकता है, आप एक्वेरियम में किसी को लाके बचा रहे, बाह्य स्थान हो गया। लेकिन अगर आप उसी को अपना ही जगह में संरक्षित कर दे रहे तो वो स्वस्थान होगा। ठीक है, बेसिकली यही चीज है, इसी को खाली समझ लीजिएगा तो हो जाएगा आपका काम। झारखंड में शिक्षा मंत्री कौन है, बेबी देवी कोई शिक्षा मंत्री थी ही नहीं, जगन्नाथ महतो थे, मुख्यमंत्री ही पास है, चंपई सोरेन पास। देखिए जगन्नाथ महतो जी पास था, एक था कौन सा, मद्य निषेध यानी दारू विभाग और शिक्षा विभाग दोनों था। वो जब नहीं रहे तो उनकी वाइफ बेबी देवी लड़ी, चुनाव जीती, लेकिन शिक्षा मंत्रालय उनको नहीं दिया गया था, उनको सिर्फ मद्य निषेध दारू विभाग मिला था। उस समय भी हेमंत सोरेन खुद रख लिए थे शिक्षा मंत्रालय, अभी भी शिक्षा मंत्रालय शायद चंपई सोरेन पास ही है। ठीक है, झारखंड में युवा और खेलकूद मंत्रालय, वाह, हफीजुल हसन उन्हीं के पास है, शायद अल्पसंख्यक भी उन्हीं के पास है क्या, अल्पसंख्यक युवा खेलकूद सांस्कृतिक मंत्रालय हफीजुल हसन। और गृह मंत्रालय किसके पास है, मुख्यमंत्री पास है। वित्त मंत्रालय रामेश्वर उरांव। ग्रामीण विकास मंत्रालय, हाँ ठीक है बोल रहे, बोलिए बोलिए, आलमगीर आलम। बादल पत्रलेख पास कृषि मंत्रालय, और ये मिथिलेश ठाकुर पेयजल। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय बन्ना गुप्ता। और जोभा मांझी को बनाया गया है, कल तो जीती है ना, तो पता नहीं कहेगी नया मंत्रिमंडल बना, पुराना मंत्रिमंडल तो याद होगा शायद, लेकिन नया देख लीजिएगा, इसमें सीडीपीओ में करंट है, क्या क्या है, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों हैं। तो हो सकता है नया मंत्रिमंडल से सवाल आ जाए। शायद नगर विकास मंत्रालय शायद मुख्यमंत्री पास ही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब टोटल शायद 10 मंत्री है ना, ये 11 मंत्री मुख्यमंत्री को लेके, तो देख लीजिएगा, वो जरूरी है। ठीक है, तो स्वस्थान और बाह्य स्थान समझ में आया, यानी जब उसी का घर में संरक्षण करेंगे स्वस्थान, जब बाहर लाके उसको बचाएंगे तो बाह्य स्थान। अब लिखिएगा पहला नंबर, स्वस्थान संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। स्वस्थान संरक्षण, वर्तमान में झारखंड के मुख्य सचिव, वर्तमान में झारखंड के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी का नाम सुने हैं, वही होता है राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, सबसे वरिष्ठतम और सबसे बड़ा। जितना काम होगा उसी के थ्रू मुख्यमंत्री पास जाएगा।
वर्णन दादर नहीं बनी है कभी। उन लोग प्रधान सचिव का रैंक में है, मुख्य सचिव नहीं बनी है। कौन है? सुखदेव सिंह रिटायर हो गए, मार्च में रिटायर हुए, लेकिन उनको दिसंबर में हटा दिया गया था। उनको श्री कृष्ण लोक सेवा आयोग जो है, जहाँ पे डिप्टी कलेक्टर लोग का ट्रेनिंग होता है, वहाँ का निर्देशक बना दिया गया था। उस समय से चेंज हुए, दिसंबर ही में चेंज हो गए। एल ख्यांगते, ठीक है, एल ख्यांगते हैं मुख्य सचिव। और झारखंड के नए डीजीपी अजय कुमार सिंह। अरे ये सब मेन है, कम से कम ये सब याद रखिए। बाकी तो चलिए सचिव नहीं भी याद रहेगा ठीक है, लेकिन कम से कम मुख्य सचिव याद रखिए। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, इसको याद रखिए। पहले विनय चौबे थे, नहीं, पहले राजीव अनुनेका थे, फिर उन पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो अब विनय चौबे बने। लेकिन जब से चंपई जी आए हैं तो चेंज हुए हैं, हमको उनका नाम याद नहीं है, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। तो 3 ठो जरूर देखिएगा, ये सब पूछता है करंट अफेयर्स में, झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी किसका देखरेख में चुनाव हुआ झारखंड में? के रवि कुमार। अब भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, वही ना है, राजीव कुमार। अरे अभी चुनाव हुआ, अभी ये भूल जाइएगा राजीव कुमार को। फिर लोकसभा कितने चरण में हुआ? 7 चरण में। कौन सा लोकसभा था? 18वां लोकसभा था, ठीक है, 17वां हो गया या 18वां लोकसभा था, याद रखिएगा ये सब। ठीक है, 100 स्थान लिखिए। जब पौधों एवं जंतुओं को अच्छा, और एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ जानवरों का नहीं, हम पहले ही बोले बीज बैंक, तो क्या हुआ, वनस्पति को भी बचाने के लिए है, क्योंकि कुछ कुछ वनस्पति बहुत दुर्लभ है, उसको बचाने के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो जीव यानी जितने सजीव हो सबको लिए, मानव को बचाने का जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी देखिए मानव को भी बचाया जाता है। कोई ऐसा मान लीजिए द्वीप में है जहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है ना कि अब यहीं रहिए, तो हो गया। तो वही चीज है, इसीलिए पौधे यानी वनस्पति और जीव जंतु सबको बोलेंगे। तो जब पौधे एवं जंतुओं की प्रजातियों का जब पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों का उनके मूल स्थान अथवा मूल आवास क्षेत्र में ही, जब पौधे एवं जंतुओं की प्रजातियों का उनके मूल स्थान अथवा मूल आवास क्षेत्र में ही जब पौधे एवं जंतुओं की प्रजातियों का उनके मूल स्थान अथवा मूल आवास क्षेत्र में ही संरक्षण किया जाता है, तब यह विधि मूल स्थान में ही संरक्षण किया जाता है, तब यह विधि स्वस्थाने संरक्षण कहलाती है। तब यह विधि स्वस्थाने संरक्षण कहलाती है, या स्थानिक संरक्षण, एक ही चीज हो जाएगा। स्वस्थाने संरक्षण कहलाती है या स्थानिक संरक्षण, एक ही चीज हो जाएगा, ठीक है। इस विधि से संरक्षण के अंतर्गत प्राकृतिक स्थलों में
इस विधि से संरक्षण के अंतर्गत प्राकृतिक स्थलों में जैविक जैविक यानी सजीव तथा अजैविक बायोटिक और एबायोटिक, इस विधि से संरक्षण के अंतर्गत प्राकृतिक स्थलों में जैविक तथा अजैविक संसाधनों का भी संरक्षण किया जाता है। जैविक तथा अजैविक संसाधनों का भी संरक्षण किया जाता है। संसाधनों का भी संरक्षण किया जाता है ताकि वहां की जैव विविधता को अच्छी तरह संरक्षित रखा जा सके। ताकि वहां की जैव विविधता को अच्छी तरह संरक्षित रखा जा सके। ताकि वहां की जैव विविधता को अच्छी तरह संरक्षित रखा जा सके। जैव विविधता को अच्छी तरह संरक्षित रखा जा सके। इस विधि के अंतर्गत पेड़ पौधे तथा जंतु जानवरों को इस विधि के अंतर्गत पेड़ पौधे तथा जंतु जानवरों को इस विधि के अंतर्गत पेड़ पौधे तथा जंतु जानवरों को निम्नलिखित क्षेत्रों में संरक्षित किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत पेड़ पौधे तथा जंतु जानवरों को निम्नलिखित क्षेत्रों में संरक्षित किया जाता है। संरक्षित किया जाता है, डैश दीजिए और लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क झारखंड में है। नाम बेतला नेशनल कहाँ है? लातेहार। और पलामू पार्क वो भी लातेहार में है। लातेहार का गठन, लातेहार जिला का गठन 2001 में हुआ। ठीक है, डेट शायद 26 अप्रैल, शायद 26 अप्रैल 2001। झारखंड गठन समय जिलों की संख्या 18। फिर ये 4 बना, कौन कौन? जब झारखंड बना तो 18 जिला था। 2001 में 4 जिला बना, सरायकेला खरसावां, जामताड़ा, लातेहार, सिमडेगा। फिर 2007 में पहले बना खुट्टी और फिर रामगढ़। 12 सितंबर ही को दोनों बन गया था, लेकिन अर्जुन मुंडा को खुट्टी से वहां पहुंचने में 1 घंटा लग गया, इसलिए खुट्टी रामगढ़ बाद में बना। सबसे आखिरी जिला रामगढ़। झारखंड गठन के समय परमंडल की संख्या 4। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल और पलामू। 5वां कब बना? कोल्हान। ठीक है, कोल्हान बाद में बना। हम बोले कि झारखंड गठन के समय कितना था। अर्जुन मुंडा चूंकि खरसावा वाला क्षेत्र से आते थे, उनका बहुत वहां लगाव था, तो वो एक अलग प्रमंडल बना, क्या? कोल्हान, जिसकी राजधानी बनी चाईबासा। तो कोल्हान प्रमंडल। अभी वर्तमान में 5 प्रमंडल, 24 जिले। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत की झारखंड की राजधानी, उप राजधानी और प्रस्तावित उपराजधानी कोडरमा नहीं,
3 है, एक गिरिडीह, चाईबासा और मेदिनीनगर यानी डाल्टनगंज, 3। वर्तमान में नगर निगम की संख्या 9। नाम याद हो, बोल पाइएगा? रांची, हजारीबाग, देवघर, चास, धनबाद, 5 हो गया। इधर आ जाए आदित्यपुर, मानगो, डाल्टनगंज, कितना हुआ? 8। एक और बुंडू तो ये है ये है आपका अनुमंडल है, शायद गिरिडीह है, शायद गिरिडीह 9। बुंडू तो रांची का अनुमंडल है, ठीक है। रांची में 2 अनुमंडल, एक रांची सदर और एक बुंडू। अनुमंडल समझते हैं? देखिए, सबसे पहले हुआ देश, देश को बांटा गया किसमें? राज्य, राज्य को बांटा गया प्रमंडल, प्रमंडल को बांटा गया जिला, फिर जिला को बांटा गया अनुमंडल, फिर अनुमंडल से बटा प्रखंड, प्रखंड के बाद फिर गांव, जो भी पंचायत होता है वो हो गया। तो अनुमंडल क्या हो गया? बहुत बड़ा बड़ा जो शहर होगा उसको 2 भाग में बांट दिया जाएगा। तो उसमें क्योंकि प्रशासन सबसे मेन है, इसीलिए देखिएगा रांची में 2 एसडीओ मिलेगा, एक रांची एसडीओ और एक बुंडू एसडीओ, क्योंकि वो भी अनुमंडल है ये भी। और एसडीओ होता है अनुमंडल पदाधिकारी, डीसी से ठीक नीचे। इन लोग सब का हेड कौन होगा? डीसी। डीसी पूरा रांची जिला का हेड है। उसमें एसडीओ 2 होगा, लेकिन डीडीसी 1 होगा, उप विकास आयुक्त। वो मेन होता है डीसी के बाद। डीडीसी जितना विकास कार्य के लिए खर्चा है उसी के हाथ में, और एसडीओ प्रशासनिक चीज देखेगा। और उसके फिर नीचे आ जाएगा, एसडीओ से नीचे फिर कौन आ जाता है? सीओ, ठीक है। और डीडीसी के नीचे कौन आएगा? बीडीओ, ठीक है। दोनों ब्लॉक के लेवल में काम करता है, लेकिन बीडीओ का मुख्य कार्य क्या है? योजना और ये सब देखना। सीओ का मुख्य कार्य ये आपका व्यवस्था बनाए रखना, नियम कानून बनाए रखना, सर्टिफिकेट साइन करना, ये सब है। बीडीओ राशन कार्ड, मनरेगा, नरेगा, ये सब को देखेगा, ठीक है। तो यही सीक्वेंस बना हुआ। अभी जेपीएससी पास कीजिएगा तो क्या बनेगा? बीडीओ और सीओ, ब्लॉक लेवल अधिकारी। अगर यूपीएससी पास कीजिएगा तो एसडीओ में डायरेक्ट पोस्टिंग है। ऐसे एसडीओ ऊपर भी दे सकता है, लेकिन एसडीओ में जनरली 1-2 साल करके फिर 3-4 साल में डीसीसी बन जाता। लेकिन अगर झारखंड में प्रीमियम सेवा लागू हो गया, प्रीमियम सेवा मतलब एसडीओ रैंक पे अगर डायरेक्ट बहाली होने लगा तो एसडीओ रैंक का बहाली हम लोग को मिलेगा। जैसे बिहार में एसडीओ रैंक पे होता है, उत्तर प्रदेश एसडीओ रैंक पे होता है, लेकिन झारखंड में अभी नहीं है। झारखंड में अभी प्रीमियम सेवा लागू नहीं हुआ, तो यही अंतर है, ठीक है। तो प्रमंडल फिर जिला। प्रमंडल देखिए, जितना प्रमंडल सर में किसी में 5 जिला, 6 जिला, 7 जिला, 3 जिला, इस तरह से है। कोल्हान में 3 जिला, पलामू में 3 जिला, संथाल में 6 जिला, उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिला, और यहाँ 5 जिला है। तो सब में जिला बटा। इन सब जिलों के डीसी पे कौन नजर रखेगा? प्रमंडलीय आयुक्त, जिसको कमिश्नर बोलते हैं। वो एक प्रमंडल का हेड होगा, आईएसए होता है सब, वो सीनियर आईएएस होगा, वही ये 6 जिला पे निगरानी रखता है। अब बाकी इन 6 जिला का प्रशासन किसके हाथ में? डीसी, उपायुक्त, जिलाधिकारी, जिला दंडाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, जो भी बोल दिए सब उसी का नाम है। डीएम, डीसी, उपायुक्त, सब उसी का नाम। तो सारा जिला का मालिक वो होता है। वो लोग रिपोर्ट करता है प्रमंडल को, नहीं तो सीधा गृह मंत्रालय को। जो भी गृह सचिव होंगे उनके साथ जाके मिल सकता है। सेम चीज पुलिस में चलता है। अनुमंडल के लिए पुलिस को क्या बोलते हैं? एसडीपीओ, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। और ऐसे जिला में कौन होगा हेड? एसपी। एसपी सुने ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आरक्षी अधिकारी, ठीक है। वो होता है मेन पुलिस का। पुलिस का वो मेन, उसका सहयोग करने के लिए डीएसपी, डिप्टी, जो जेपीएससी से बनते हैं। आईएएस क्वालिफाई कीजिएगा, आईपीएस कैडर मिला तो क्या मिलेगा? आईपीएस सीधा एसपी, कहीं कहीं एडिशनल एसपी बना के आपको फिर एसपी बना देगा। तो वो होता है। ब्लॉक लेवल पे थाना ही आ जाता है, वैसा कोई ऑफिसर नहीं होता है। डीएसपी ही या ग्रामीण एसपी सारा कुछ देख लेता है। इन लोग के लिए भी आईजी, डीआईजी, इन लोग रैंक बढ़ता है प्रमंडल के स्तर पर फिर। और सबसे बड़ा पोस्ट कौन होता है? पुलिस का